सुमित्रा की 2 बहुएं थी और बेचारी सुमित्रा अपनी दोनों बहुओं के बीच फंसी रहती है। कैसे, आइए देखते हैं। माँ इनविटेशन कार्ड आया है। परसों शर्मा अंकल पोती का जन्मदिन है। उन्होंने पूरी सोसाइटी को इनवाइट किया है। पार्टी? कैसी पार्टी वो हो? और तुझे किसने बता दिया कि इनके घर में परसों पार्टी है? सच में आपको तो कुछ पता भी नहीं रहता। अब आप तो जानती है ना शर्मा अंकल कितने अमीर हैं। इनकी पार्टी में कितने बड़े बड़े लोग आएंगे। अब हम इनकी पार्टी में ऐसे गरीबों की तरह तो नहीं जा सकते ना। इस तरह से सुमित्रा बहाने देकर वहां से चली जाती है और बेचारी दिवाली, जिसे शॉपिंग का बहुत शौक था, उसका शौक धरा का धरा रह जाता है। अब तुम ही बताओ, हम इतनी बड़ी पार्टी में इस तरह से बनकर जाएंगे नॉर्मल लोगों की तरह? आजकल की पार्टी में कौन इतना सज धज के जाता है। जितने सिंपल बने रहो इतनी अच्छी लगती। अलमारी में मेरे पास तो बहुत सारे कपड़े रखे हैं जिसमें से अभी तक मैंने पहने भी नहीं। अगर आपकी शॉपिंग नहीं हो पाए तो आप मुझसे मेरी साड़ी ले लेना। मुझे तो बस गहने चाहिए। मेरे पास बहुत भारी गहने हैं, मुझे अब कुछ हल्का चाहिए। माँ जी हाँ, मुझे साड़ी खरीदने से रोक रही हैं और तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें गहने के लिए पैसे देंगी? आप इस गलतफहमी से बाहर निकलो कि मैं कुछ करवा नहीं सकती। मुझे बहुत अच्छी से पता है कि माँ जी को अपने इशारों पर कैसे नचाना है। हाँ, आखिर मैं भी तो जानूं कि तुम ऐसा भी क्या खिलाकर माँ जी पर जादू करना चाहती हो और इन्हें अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करना चाह रही हो। आप तो बस देखते जाइए। लेट्स वॉच। कुछ देर बाद दीपाली अपनी देवरानी नीता के साथ रसोई में खाना बना रही होती है और उससे अपना दुख शेयर करती है। इतना कहकर नीता हंसती हुई वहां से चली जाती है। बेचारी दीपाली, जो उस घर में नीता के आने से पहले आई थी, अब तक वो भी नहीं जान पाई कि आखिर नीता ऐसा क्या खिलाती है जो सुमित्रा हर वक्त छोटी बहू को ही गुनगाती रहती है। अब इस तरह सब खाना खाते हैं और खाना खाकर सब अपने कमरे में चले जाते हैं। वहीं दूसरी ओर दीपाली और नीता किचन की सफाई कर रही होती है। तभी वहां सुमित्रा अपनी दवाई ढूंढते हुए आती है। बहू, तुम दोनों में से किसी ने भी मेरी दवाई देखी क्या? ना दवाई मिल रही है और ना ही चश्मा मिल रहा है। हाँ जी, कुछ ना मिला करे तो मुझे बता दीजिए। रुकिए, मैं अभी आपकी दवाई और चश्मा ले आती हूँ। गीता फटाफट अपनी सास को दवाई और चश्मा लेकर आती है। चश्मा लगाने के बाद हमेशा की तरह दूध के साथ सुमित्रा अपनी दवाई लेती है। तभी ये नीता अपनी सास से कहती है, माँ जी आज मैंने स्पेशल कचौरियाँ आपके लिए बनाई थी। कैसी लगी आपको? बहुत दिन हो गए ना, आपने कचौरियाँ नहीं खाई। छोटी बहू, ये भी कोई पूछने की बात है? तेरे हाथों में तो जादू है। तूने तो मुझे कचौरियाँ खिलाकर मेरी रूह को खुश कर दिया। वो तो आपका बड़ापन है माँ जी, वरना आजकल की सास इतनी खतरनाक होती है। शुक्र है कि मेरी सास ऐसी नहीं है। अच्छा मम्मी जी, मैं क्या कह रही थी कि शर्मा अंकल की पोती का जन्मदिन है और आप तो जानती है ना, वहाँ पर VIP लोगों का आना जाना है। मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी, पर मैं बस सोच रही थी सस्ती सी ज्वेलरी खरीद ले, हल्के से सादा से, क्योंकि गर्मी में बहुत ज्यादा भारी गहने वहाँ पहनकर जा नहीं सकती। आप तो जानती है ना आजकल का ट्रेंड। बहू बस अब समझ रही हो, और वैसे भी तेरे पास तो सारे भारी भारी गहने हैं। मैंने तो तुझे खुद ही कहा था कि हल्के गहने बनवा ले, पर मेरी सुनता कहाँ है कोई। कल मुझसे पैसे ले लेना और जाकर कुछ हल्के गहने लेकर आना, ताकि परसों पार्टी में अच्छे से पहन कर जा सको और 4 लोग देखकर कह सकें कि वो देखो सुमित्रा की बहू। सुमित्रा की ये बात सुनते ही दीपाली की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अब क्या था, वो अपनी जुबान पर काबू नहीं कर पाती और अपने दिल की बात अपनी सास के सामने रख देती है। अरे अंगिता, तुमने सच में ऐसा भी माँ जी को क्या खिलाया कि इनके रंग ढंग हाव भाव बदल गए? दिन में जब मैंने शॉपिंग की बात की तो उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया, और अब जब तुम्हें गहने के लिए पैसे दे रही हैं माँ जी। बहू, मेरे लिए तुम दोनों एक बराबर हो। शॉपिंग करने के लिए मना किया था, गहने खरीदने के लिए थोड़ी ना। वो सामान खरीदो जो तुम्हारे पास नहीं है। पर तुम्हें तो साड़ियां ही लेनी है, जबकि पूरी अलमारी अल्ट कर रखी है कपड़ों से। सुमित्रा दीपाली को ही समझाकर चली जाती है। बेचारी दीपाली को कुछ समझ में नहीं आता कि इसके साथ क्या हो गया। अब इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन, हाँ जी 2 दिन हो चुके हैं टीवी को बंद हुए। टीवी ठीक करवा लीजिए ना। और ये फ्रिज देखें कितना पुराना हो गया है, कितना छोटा सा फ्रिज है, सामान भी सही से नहीं आता। बहू, तू जब अपना मुंह खोलती है ना, खर्च की बात करती है और खाना भी बर्बाद हो जाता है। मैंने अब कौन सी खर्चे की बात कर दी माँ जी? मैं तो बस सच बोल रही हूँ, सच। बेचारी दीपाली हमेशा की तरह बोल ही रही होती है कि सुमित्रा दीपाली की बातों को अनसुना करके वहां से चली जाती है। जिसके बाद दीपाली भी अपनी देवरानी की तरफ दिमाग लगाती है, क्योंकि दीपाली भी समझ चुकी थी कि सास को
काबू में कैसे करना है। ऐसे नहीं मानने वाली मेरी सास जब तक इनकी मनपसंद चीजें इनके मुंह में ना ठूस लूं। माँ जी, अब मुझे भी पता चल चुका है कि आपको कैसे खुश रखना है। बस आपको कुछ खिला दूं ताकि मेरी बात आप मान जाओ। अब क्या था, दीपाली भी उनकी तरह अपनी सास की फेवरेट इडली बनाती, जिसे खाने के बाद सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बहू, तुझे तो दुकान खोल लेनी चाहिए, तेरे हाथों में तो जादू है। मुझे नहीं लगता था कि हमारे पूरे मोहल्ले में तुझसे अच्छा इडली कोई बनाना जानता होगा। वैसे इडली का सारा सामान रखा है ना, मुझे कल नाश्ते में भी यही देना। हाँ माँ जी, मैंने तो बहुत सारा बटर बनाया है, अब इडली का सारा सामान रखा है, कल सुबह भी आपके लिए वही बना दूंगी। दीपाली अपनी सास को इडली खिलाकर उसका दिल जीत लेती है। पर ये क्या, अगली सुबह जब बेचारी सुमित्रा खाने के टेबल पर इडली का इंतजार कर रही होती है, तभी दिवाली छोटा सा मुंह बनाकर आ जाती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी माफ करना, पर सांभर और इडली खराब हो गई। फ्रिज में जगह ही नहीं थी ना, कहाँ रखती इडली बनाने का सामान। अगर आप फ्रिज ले आती तो इतनी दिक्कत ना होती। टीवी भी बंद पड़ा है, पूरा दिन आप बोर होती रहती हैं। मेरा क्या है, मैं तो फोन से भी खुश हूँ। मुझे तो आपकी चिंता होती है। अरे बहू, तू तो कुछ भी बोलती है। मुझ पर आज तक शनि दियो भारी नहीं पड़े। फ्रिज का क्या है, मैं अभी अपने बेटों से कहती हूँ अभी घर में फ्रिज आ जाएगा और इस फ्रिज की वजह से और नुकसान नहीं झेल सकती मैं। लो जी, जो सुमित्रा अब तक नए फ्रिज के खिलाफ थी, अब वही सुमित्रा घर में सुबह होते ही नया फ्रिज मंगवा लेती है। अब इसी तरह से दीपाली हमेशा अपनी बात मनवाने के लिए कुछ न कुछ अपनी सास को खिला देती और सुमित्रा बखुशी दीपाली की सारी इच्छाओं को पूरी कर देती। ये देखकर अंगीता अपनी अंदर जिठानी से जलन लगती है। सही है माँ जी, आपकी प्यारी बहू तो बस जिठानी जी हैं। तभी तो इनके हाथों का खाना खाकर आप इनकी सारी बातें कान नाक बंद करके सुनती हैं। छोटी बहू, ऐसा क्यों बोल रही है? मेरे लिए तो तुम दोनों बहू एक बराबर हो। आखिर तुम दोनों ही तो मेरी पसंद की हो, फिर मैं तुम दोनों में भेदभाव क्यों करूंगी? फर्क तो हो रहा है ना माँ जी। माँ जी, मुझे अच्छा खाना बनाना नहीं आता, इसलिए वो आपको हमेशा कुछ न कुछ खिला देती हैं और अपनी बात निकलवा लेती हैं। पर मैं क्या करूं, मुझे तो अच्छा खाना आता ही नहीं, सवाई कचौरियां खा खा के अब आपका मन भर चुका है। मैं ना आपको अच्छा खाना खिला पाती हूँ और ना ही अपनी बात मनवा पाती हूँ। एक बहू, मैं नहीं जानती कि तू किस बात पर नाराज है, पर अपनी जेठानी के बारे में ऐसा मत सोच। वो दिल की बहुत साफ है और वैसे भी वो जो भी बात अपनी मनवाती है ना, अपना खुद के लिए नहीं करवाती। वो हमेशा ऐसी चीज मांगती है जिसमें पूरा घर वालों का फायदा हो। इसलिए तो अब अपनी नाराजगी छोड़ दे और गुस्सा होने से कुछ नहीं होने वाला। सही कहा आपने, मेरी नाराजगी से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर अगर जेठानी नाराज हो जाए तो इस घर में सब जेठानी जी के आगे पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। ये देखकर अंगीता अंदर ही अंदर अपनी जेठानी से जलने लगती है, क्योंकि अंगीता को अपनी जेठानी की तरह खाना बनाना जो नहीं आता था। अंगीता अपनी सास से और अपनी जेठानी से इतनी नाराज हो चुकी थी, कोई बात सुनना या समझना नहीं चाहती थी। कुछ भी बात होती है, अंगीता इस बात का गलत मतलब निकाल लेती है, जिस वजह से अब दोनों देवरानी जेठानी के बीच में भी अक्सर लड़ाइयाँ होने लगती। तुम एक भी काम ठीक से नहीं करती। कैसे रोटियां बनाई है, एक रोटी गोल नहीं है। सही कहा भाभी जी, मुझे थोड़ी ना कुछ आता है, सब कुछ तो आपको ही आता है। तभी तो माँ जी आप ही के गुण गाती है। मेरा तो इस घर में होना ना होना एक बराबर है। जब पहले माँ जी तुम्हारे गुण गाती थी और तुम्हारी इच्छाइयों को सबसे ऊपर रखती थी, मैंने तो तुमसे कभी लड़ाई नहीं की। पर वही माँ जी अब जब मेरी दो बातें सुनने लगी तो तुम्हें मुझसे जलन हो। मुझे क्यों जलन होगी? अगर मुझे जलन होती तो माँ जी को कैसे खुश करना ये तरीका मैं आपको कभी ना बताती। जलती तो आप मुझसे हैं, तभी तो हमेशा माँ जी के लिए कुछ ना कुछ अच्छा बनाती हैं और इन्हें मेरे खिलाफ भड़काती रहती हैं। न बोलकर अंगीता गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है। पूरा दिन बीत जाता है और ना ही कुछ खाती है, जिसकी वजह से घर के सारे काम बेचारी अकेली दीपाली करती है। इस तरह अपनी दोनों बहुओं के सामने अपनी बात रखकर उनके बीच की गलतफहमी को दूर कर देती है। बहू, तुम दोनों मेरे लिए एक हो, पर तुम दोनों को ही ये क्यों लगता है कि मुझे कुछ भी बनाकर बस खिला दो तो मैं इसकी बात सुन लेती हूँ। मैं तुम दोनों की बात हमेशा इसलिए सुनती हूँ क्योंकि तुम जो भी डिमांड रखते हो मेरे सामने कुछ जायज होती है और मैं तुम दोनों से एक बराबर प्यार करती हूँ, खाने से नहीं। कि बस सुमित्रा को कुछ भी खिला देने से इसका दिल नहीं जीत सकता, और सुमित्रा भी अपनी दोनों बहुओं से एक बराबर प्यार करती है।
स्वीटी के मायके आने की खबर सुनकर स्वीटी की कुछ सहेलियां उसे मिलने आती हैं। अरे यार, इतनी टेस्टी कचौरी कहाँ से मंगवाई तूने? मेरा तो खा खा कर मन ही नहीं भरा। तभी प्रीति भी वहां आ जाती है। ये नारियल के लड्डू खाकर देखिए ना, मैंने आज सुबह ही बनाए हैं। वो स्वीटी दीदी ने बताया कि आप लोग आने वाले हैं, तो मैंने कचौरी और पकोड़े भी बना लिए। अब खाकर बताइए ना कैसे बने। अरे ये पकोड़े खाकर देख, मजा ही आ जाएगा। स्वीटी, तेरी भाभी तो बहुत अच्छा खाना बनाती है, और एक तू है जो चाय भी ऐसी बना कर लाती है कि अगली बार बंदा चाय के नाम से ही घबरा जाए। अभी आपको पता है, स्वीटी तो ऐसा खाना बनाती है कि इसके पति के बारे में सोचकर मुझे आज भी अफसोस होता है। बेचारा आधा पेट ही खाना खा पाता होगा। चल चल, अब तुम मैके आई हो तो प्रीति भाभी से ढंग का खाना बनाना सीख के ही जाना। इतना कहकर स्वीटी की सहेलियां कह के लगाकर हंसने लगती हैं। अरे भाभी, आपको क्या पड़ी थी मेरी सहेलियों के लिए इतनी कचौरियाँ पकवान बनाने की? कोई भी ऐरा आएगा तो क्या आप 56 भोग बनाकर इनके सामने रख दोगी? ये भी वो आपकी सहेलियां ही, कोई ऐरा वैरा नहीं था। मैंने तो सिर्फ उसी लिए इनके लिए ये सब बनाया था कि आप खुश हो जाओ। उल्टा आप मुझे ही सुना रही हो। मेरी सहेलियों के सामने मेरा इत्तेमान करके खुशी तो बहुत हुई होगी, आपको खुशी क्यों नहीं होगी? तारीफ सुनने की आदत जो पड़ गई है, इसलिए हर समय बस मौका ढूंढती रहती हैं तारीफ पाने का। आपसे अच्छी तो प्रिया भाभी हैं, कम से कम अपने काम से काम तो रखती हैं। आपकी तो आदत है सबके काम के बीच अपनी नाक घुसाने की। ये क्या बात हो गई बेटा, क्यों इतनी नाराज हो रही हो? मम्मी जी, जो आपकी लाडली बहू है ना, इसने मेरी सहेलियों के सामने मेरी बेइज्जती करवा रही। इसके बाद स्वीटी पुष्पा को सारी बातें बताकर जोर जोर से रोने लगती हैं। अरे बेटा, इसने तो मेरे भी नाक में दम कर रखा है। कल सोसाइटी में औरतें बोल रही थी कि सास को देखो कभी सीधे मुंह बात तक नहीं करती, और एक छोटी बहू है जो सोसाइटी की कोई भी बुजुर्ग औरत दिख जाए तो पैर चोया बना नहीं रह सकती। अरे मैं पूछती हूँ, क्या जरूरत है फालतू में सबके पैरों में गिरने की? आप किसी से कम हो क्या? सबके पैरों में गिरते पड़ते रहे। सास और नंद की इस तरह की बातें सुनकर प्रीति का दिल छलनी हो जाता है। रूसी होकर अपने कमरे में लौट गई। वो पूरी कोशिश करती है कि परिवार में किसी के भी बारे में ना सोचकर बस अपने काम से मतलब रखे। लेकिन इच्छाई तो मानो कि बीमारी बनकर इसके अंदर समाई हुई थी। ना चाहते हुए भी जब बच्चे उसके सामने आते तो वो इन्हें इनकी पसंद का खाना बनाकर खिला देती थी। नंद को अच्छी तरह बेड रेस्ट मिलता रहे, इसलिए वो स्वीटी के साथ कपड़े धोती, इसकी जरूरत का सारा सामान लाकर इसके कमरे में रख देती ताकि उसे यहाँ वहाँ दौड़कर परेशान न होना पड़े। कुछ दिन बीत गए थे। आज सुबह से ही सासू माँ पुष्पा के चेहरे पर सवा गुलाबों की रौनक नजर आ रही थी। पुष्पा को उनकी सहेली परवा ने अपने जन्मदिन की पार्टी में जो बुलाया था, अपनी सहेलियों के बीच अपनी दास जमाने के लिए पुष्पा सुबह ही तैयारी में जुट गई। जी लाइए, मैं आपको रेडी कर देती हूँ, आप पार्टी में सबसे सुंदर लगेंगी। तो क्या आ रही है, तू कर दे, ठीक है, लेकिन ध्यान रहे मुझे ज्यादा मेकअप नहीं चाहिए, बस नेचुरल चालू होना चाहिए। अरे माँ जी, आप बैठी तो सही, अभी आपको बिल्कुल चेंज कर रही थी। प्रीति पुष्पा के खूब बढ़िया सा मेकअप कर देती है। तब ससुर जी घर के अंदर आते हैं। बेटा जरा पुष्पा आंटी को तो बुलाना। अरे क्या बकवास कर रहे हो जी, मैं ही तो पुष्पा हूँ। अगर तुम ही पुष्पा हो तो बूढ़ी गोरी लाल लगाम क्यों बनी हुई हो? वही तो मैं देख कर कह ही नहीं सकता। तो तुम्हारी उम्र 62 साल है। अरे मैंने तो पहले ही कहा था प्रीति से कि मुझे ज्यादा मेकअप होते पसंद नहीं, लेकिन ये मेरा मजाक उड़वाए बिना मान नहीं। किस गाड़ी में ये संस्कारों की पोटली मेरे गले में बंध गई? ऐसा कोई काम हो ही नहीं सकता जिसमें ये टांग ना उड़ाए। अच्छी खासी मैं खुद से तैयार हो रही थी, आकर लग गई माजी करने में और सब सत्यानाश कर दिया। अब ऐसी शक्ल लेकर सहेलियों के बीच जाऊंगी। तभी पुष्पा सहेली का फोन आता है और वो जल्दबाजी में ऐसे ही निकल जाती है। बच्चों को लेकर हुई बहस के बाद प्रिया प्रीति से बात नहीं करती थी। बच्चों के 3 दिन में एग्जाम शुरू होने वाले थे और प्रिया बैंकों की चपेट में आकर बिस्तर पर पड़ी हुई थी। प्रीति का दिल तो बहुत जाता कि वो जाकर जेठानी के हाल पूछे, लेकिन अपनी भलाई का कई बार बुरा अंजाम होता देख चुकी थी, इसलिए चुप रहकर अपना काम करने में ही उसने भलाई समझी। स्वीटी दीदी, आप बच्चों की पढ़ाई करवा देंगी क्या? मेरी तो बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही ना जाने इस बार क्या होगा। मैं तो बिल्कुल समय ही नहीं दे पा रही बच्चों को। अरे भाभी, मैं यहाँ आराम करने आई हूँ, आप मुझे काम मत बताइए। मेरे बस का नहीं है बच्चों के साथ दिमाग खाना। कि मैंने उस दिन प्रीति को भुला पूरा
ना कहा होता, आज वो बच्चों की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभाल लेते हैं। तभी प्रीति वहाँ जाती है। आप फिक्र करना बंद कर दीजिए भाभी, मैं अभी भी बच्चों की जिम्मेदारी खुशी खुशी संभालने के लिए तैयार हूँ। आप बस आराम करें और जल्दी से ठीक हो जाइए। बच्चों की फिक्र बिल्कुल मत कीजिए। इनकी चाची है ना इनके पास। मैं कितनी बुरी माँ हूँ, मैं अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पा रही हूँ। मुझे माफ कर दो प्रीति, तुम्हारी अच्छाई देखकर मुझे जलन होने लगी थी। माँ हूँ तब भी मैं बच्चों के लिए इतना नहीं कर पा रही थी ना तू चाची रोकर कर लेती थी, इसलिए मैं तुमसे जलने लगी, मुझे चिढ़ होने लगी थी और इसलिए मैंने तुमसे झगड़ा किया। जब तुम बड़ी बहू को अकल आ ही गई है तो पुष्पा तुम भी अपनी गलती स्वीकार करके बहू से माफी मांग लो। मैंने सुबह ही तुम माँ बेटे की सारी बातें सुन ली थी। मैं जानता हूँ कि मन ही मन में तुम भी छोटी बहू से की हुई बातों के लिए परेशान हो। आप ठीक कहते हैं प्रीति बेटा, माफ करना। इस दिन तेरे मेकअप करने के बाद मैंने तुझे बहुत बुरा भला कहा, लेकिन मेरी सहेली के यहाँ सबको मेरा मेकअप इतना पसंद आया कि इतनी सारी, और तुम में मुझे ब्यूटीफुल का अवार्ड भी मिला। ये देखें, मुझे नाम में ये पेंडेंट मिला है। ये ले, ये पेंडेंट मेरी तरफ से तू ही रख ले, तू ही हकदार है सहेली। मैंने आपकी बातों का बुरा नहीं माना माँ जी, आप तो मेरी माँ समान है। आपकी बातें मैं दिल से नहीं लगाती। इतना बड़ा बोला कहने के बाद भी आपने एक दिन भी मेरा ख्याल रखना नहीं छोड़ा। समय पर खाना, समय पर दवाइयाँ, मेरे कपड़े धोए, जरूरत का हर सामान ला कर दिया। माँ से ज्यादा आपने मेरा ध्यान रखा। आप इतनी अच्छी कैसे हो भाभी? आपके जमाने में, आज के जमाने में इतना अच्छा कौन होता है? आपको हर दिन मैं आपको देखकर ताप की आग में जली हूँ। बेटा तेरी सास और नंद तो बहुत पहले से तुझसे माफी मांगना चाहते थे, लेकिन हिम्मत ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए आज जब प्रिया बहू को तुझसे माफी मांगते देखा तो मैंने इन दोनों को भी बुला लिया। आपने बहुत अच्छा किया पिताजी। मिलजुल कर रहने में जो मजा है वो किसी और बात में कहाँ। इस बात पर खीर बनाकर सबका मुंह मीठा कराती हूँ। प्रीति की इतने कहते ही सब कह के कर हंसने लगते हैं, क्योंकि ये छाई की बीमारी अभी भी प्रीति का पीछा नहीं छोड़ रही थी।